हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इकिगाई बुक का पार्ट 3। ये इस बुक का आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हम इस बुक के चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 9 तक की हिंदी ऑडियो बुक समरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट, व्हाट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल ईट एंड ड्रिंक। इकिगाई खाद्य संस्कृति, विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों की खाद्य संस्कृति। इस अध्याय में लेखक हमें ओकिनावा की जादुई खाद्य संस्कृति के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना ओकिनावा में सबसे कम है। इसकी मुख्य वजह है उनकी खाद्य संस्कृति। यहाँ के लोग काफ़ी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं, जिनमें सब्जियों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। वे दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वे दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। ओकिनावा में 30% से ज़्यादा कैलोरी सब्जियों से लोग लेते हैं। अनाज उनकी खाद्य संस्कृति की नींव है। वे रोज़ चावल खाते हैं और साथ ही नूडल्स भी खाते हैं। वे लोग शक्कर बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर ही खाते हैं। ओकिनावा के लोग हफ्ते में 3 बार मछली खाते हैं। जापान में लोग औसतन 2068 कैलोरी खाते हैं, जबकि ओकिनावा में केवल 1785 कैलोरी ही लोग खाते हैं। हारा हाचिबू। हारा हाचिबू का मतलब है 80% खाना खाना। जब आपको लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, उसी वक्त आपको खाना बंद कर देना चाहिए। जापान में बर्तनों का आकार बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। वहाँ पर खाना, एपेटाइज़र, मुख्य खाना और अंत में मीठा, इस प्रकार 3 हिस्सों में नहीं परोसा जाता है। इसकी बजाय सभी पदार्थ छोटी छोटी थालियों में एक साथ परोसे जाते हैं। छोटे छोटे बर्तनों में परोसने की वजह से ज़्यादा खाना खाने की संभावना खत्म हो जाती है। कम खाएं, भरपूर जिएं। आप कितना खाना खाते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं। इसलिए जो भी खा रहे हैं वह पौष्टिक होना चाहिए। कम कैलोरी लेना लंबा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कैलोरी लेते हैं तो आलस होने की संभावना होती है और शरीर की सभी ऊर्जा खाना को पचाने में लग जाती है। सानपिन 6, मन जीतने का प्रभावी तंत्र। ओकिनावा में किसी भी चाय की तुलना में सानपिन 6 चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। इस चाय में ग्रीन टी और जैस्मीन की चाय का मिश्रण होता है। जैस्मीन की चाय की वजह से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है और इससे हृदय रोग की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है एवं तनाव भी कम हो जाता है। ओकिनावा में लोग दिन में 3 बार कम से कम सानपिन 6 चाय पीते हैं। ग्रीन टी। ओकिनावा के लोग नियमित रूप से ग्रीन टी का भी सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। शक्तिशाली शिकुवासा। ओकिनावा में शिकुवासा फल का लोग सेवन करते हैं। यह नींबू जैसा फल होता है और यह फल काफ़ी एसिडिक होता है। इसमें एसिड का स्तर 13 होता है और एंटीऑक्सीडेंट का ये एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट, लॉन्गर लाइफ, एक्सरसाइज फ्रॉम द ईस्ट दैट प्रमोट्स हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। लयबद्ध व्यायाम, स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम। लेखक कहते हैं कि दीर्घायु जापानीज़ लोग भरपूर व्यायाम भले ही ना करते हैं, लेकिन भरपूर हलचल ज़रूर करते हैं। वहाँ के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, भरपूर चलते हैं और दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं। वे लोग कभी भी जिम में जाकर व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन सदा कुछ न कुछ हलचल करते रहते हैं और यह उनकी दिनचर्या का एक प्रमुख अंग होता है। लेखक कहते हैं कि 30 मिनट तक एक ही जगह पर बैठे रहने के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया 90% तक कम हो जाती है। चर्बी जलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और तकरीबन 2 घंटे के बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20% कम होती है। सिर्फ 5 मिनट अपनी जगह से उठने की वजह से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
यह ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ जिम जाकर पसीना बहाएं या मैराथन की रेस लगाएं। जापान में लंबी आयु के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि आप हमेशा हलचल करके भी लंबी आयु हासिल कर सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में भी भारतीय योग की पद्धति प्रचलित हो रही है। योग सदा जवान रहने के लिए बिल्कुल सटीक तरीका माना गया है। इसकी वजह से शरीर को कई असाधारण फ़ायदे होते हैं। जापान में लोग ताई ची का भी अभ्यास करते हैं। ताई ची का अभ्यास करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसन जैसी बीमारियां काफ़ी कम पाई जाती है। उनका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त होता है और खून का बहाव भी सही मात्रा में होता है। जापान और चीन की संस्कृति में बताए गए किसी भी प्रकार के व्यायाम को अगर हम प्रयोग में लाएंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। इस प्रकार का अनुशासित और निरंतरता से व्यायाम फ्लो के लिए भी अच्छा होता है और आपको आपका इकिगाई पाने में भी मदद करता है। जापान में जो लोग व्यायाम करते हैं उनमें से मुख्य व्यायाम निम्न प्रकार के हैं: रेडियो ताइसो, योग, सूर्य नमस्कार, ताई ची, कुइगांग और शिएत्सु। अब इनमें से हर एक व्यायाम के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। रेडियो ताइसो सुबह किया जाने वाला यह व्यायाम जापान में दूसरे महायुद्ध के बाद किया जाने लगा। इसका नाम रेडियो ताइसो इसलिए पड़ा क्योंकि इस व्यायाम में सूचनाएं रेडियो के माध्यम से दी जाती थी और इससे लोगों में जोश और एकता की भावना भी भर जाता था। यह व्यायाम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाया जाता था। शरीर का तनाव हटा देना और फिर लचीलापन देना इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य है। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृत के योग शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों का एकीकरण करना और दो चीज़ों को जोड़ना। सूर्य नमस्कार। जापान में लोग सूर्य नमस्कार करके भी अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं। सूर्य नमस्कार हठ योग की ही एक प्रक्रिया है। इसमें आपको 12 चरण पूरे करने होते हैं। 12 चरण को पूरा करके सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा होता है। इसे आप किसी प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ से सीख सकते हैं और इसका प्रयोग आप स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। ताई ची व्यायाम जापान में सैकड़ों साल से प्रचलित है। यह चीनी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है। इसका इस्तेमाल व्यक्तित्व विकास के लिए किया जाता है। चपलता का इस्तेमाल करके कम ऊर्जा में अपने प्रतियोगी को कैसे हरा सकते हैं, यह बात इसमें सिखाई जाती है। इसमें खुद हमला करने के बजाय खुद को बचाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ताई ची माने शरीर और मन का उपचार। इसका उपयोग आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। कुइगांग, इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे कि आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। आज के इस आधुनिक कार्य पद्धति में हम अपने मन और शरीर को जोड़कर उसकी मदद से अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्रिया कर सकते हैं। कुइगांग में मुख्यतः सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जब हम बैठे हुए हों या खड़े हों या शरीर की हर अवस्था में अपनी सांस पर काम करके उसे स्थिरता में रखा जाता है। कुइगांग में जो भी प्रक्रिया है उन सभी का उद्देश्य ऊर्जा को बढ़ाना है। हालांकि इससे अंदर में जो हलचल होती है वह काफ़ी धीमी होती है, लेकिन वह काफ़ी संयमित होती है। शिएत्सु, हाथ के अंगूठे और हथेली के दबाव की मदद से ऊर्जा पर काम करने का यह तरीका 19वीं सदी के शुरुआत में जापान में बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के इलाज के लिए किया जाता था। शरीर को तनाव देते हुए श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी अंगों को संतुलित बनाए रखना ही शिएत्सु का मुख्य उद्देश्य है। अच्छी तरह से सांस लें और लंबे समय तक जीवित रहें। जब हम अपने शरीर का अपनी सांस की गति के साथ समन्वय करते हैं तो हम अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं और इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त जागृत रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं और माइंडफुल बनते हैं
और यह आपके इकिगाई को ढूंढने में बहुत ही सहायक होता है। चैप्टर 9 रेजिलियंस एंड वाबी साबी, हाउ टू फेस लाइफ चैलेंज विदाउट लेटिंग स्ट्रेस एंड वॉरी एज यू। चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर परिणाम न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। इस अध्याय में लेखक हमें दृढ़ता का मतलब बताते हैं। दृढ़ता का मतलब क्या है? यह दुनिया की तरफ देखने का हमारा वह नज़रिया है जिसमें तुरंत क्या करने की आवश्यकता है, इससे भी ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि क्या करना ज़रूरी है। साथ ही इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है। दृढ़ लोगों को यह पक्का विश्वास होता है कि कभी भी निराशा का शिकार न होते हुए हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जीना चाहिए। सामने आई परिस्थिति का सामना करके उसमें से कैसे राह निकालनी है यह उन्हें पक्का पता होता है। जिन बातों पर उनका नियंत्रण होता है उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जो चीज़ें उनके नियंत्रण में नहीं होती है उसकी चिंता वे करना छोड़ देते हैं। बुद्धिज़्म और स्टोइसिज्म के माध्यम से भावनात्मक दृढ़ता। नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाना ही बुद्धिज़्म और स्टोइसिज्म संप्रदायों का मुख्य उद्देश्य है। यह दोनों मार्ग भले ही अलग अलग हों, फिर भी दोनों अहंकार और नकारात्मक भावनाओं पर ही काम करते हैं। दोनों ही मार्ग में अच्छे जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। स्टोइसिज्म के हिसाब से सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है अगर हम उनके गुलाम ना बने तो उसका लाभ लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही स्टोइक का गुणधर्म माना जाता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? स्टोइक लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है निश्चल और स्थिर चित्त अवस्था को प्राप्त करना, और इस प्रकार के गुण प्राप्त करने के लिए नकारात्मक कल्पना चित्रों का प्रयोग करते हैं। वैसे कल्पना करते हैं कि उनके पास जो भी सुविधाएं और साधन है वह अगर छिन गए तो क्या होगा। इस प्रकार वे बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसके बारे में पहले ही सोच कर रखते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने की तैयारी करते हैं। उच्च भावनाओं के लिए ध्यान। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं आती हैं उनके बारे में चिंता करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी की वजह से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलती है। आपके साथ क्या घटना होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आज और अभी अस्थिरता को मात देना। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा काल है जिस पर हमारा नियंत्रण है। भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिएं और अभी हमारे सामने क्या है उस पर विचार करें। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारे पास है वह सभी कभी न कभी नष्ट होने वाले हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम उनके पीछे बहते हुए नहीं जाएंगे। इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल में मौजूद रहने की और भरपूर आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। वाबी साबी और इचिगो इची। क्षणभंगुर और सदा बदलने वाले इस कुदरत में सुंदरता खोजने की कला वाबी साबी एक जापानी कला है जो हमें बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने के बजाय अपूर्णता में सुंदरता खोजने की कला ही असली कला है। अपूर्ण, क्षणिक और सदोष वस्तुएं असल में सुंदर होती है क्योंकि कुदरत भी ऐसा ही है। वाबी साबी से संबंधित एक जापानी संकल्पना है इचिगो इची, जिसका अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और वह जाकर कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए भूतकाल की समस्याओं में ना खोते हुए वर्तमान के पल को खुशी से जीना है। जापानी आर्किटेक्ट कभी भी सर्वोत्तम के आग्रही नहीं होते हैं। वह चैतन्य और वाबी साबी की संकल्पना पर काम करते हैं। वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें भी लकड़ी से बनी होती है। उन्हें इमारत बनाते वक्त ही पक्का होता है कि हमें इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाना है और हमारी अगली पीढ़ी को
इन पर दोबारा काम करने का मौका मिलने वाला है। जापानी संस्कृति ने स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई हुई चीज़ें दोनों क्षणभंगुर हैं। इचिगो इची हमें वर्तमान में रहने और सामने आए हुए पल को खुशी से जीने की प्रेरणा देती है, जिसकी वजह से हमें इकिगाई ढूंढने और उसके अनुसार काम करने में मदद मिलती है। वाबी साबी हमें अपूर्णता में भी विकास करने का मौका खोजने में मदद करती है। लेखक कहते हैं कि एक ही स्रोत पर निर्भर ना रहें। आप कभी भी एक ही स्रोत पर निर्भर ना रहें। अपनी वर्तमान कुशलता के साथ साथ और भी कलाएं सीखते रहें। इससे फ़ायदा यह होगा कि अगर कभी परिस्थिति आधुनिक खोजों की वजह से आपके मुख्य काम में कोई दुविधा पैदा हो गई और या वह काम इतना फ़ायदेमंद नहीं रहा, तो आप दूसरे विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। सदा नए नए गुण सीखने की वजह से आप किसी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहेंगे। छोटे खतरों का सामना करें। छोटे छोटे खतरों का सामना करने के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। कमज़ोर बनाने वाली चीज़ों से दूर रहें। आपको जो भी चीज़ें कमज़ोर बना रही हैं उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य तय कर सकते हैं, जैसे 2 भोजनों के बीच में नाश्ता नहीं करना, हफ्ते में 1 बार ही मीठा खाना, छोटी छोटी किस्तों में अपने सभी कर्ज को चुका देना, गलत लोगों के साथ समय बिताना बंद करना, सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि पसंद का काम करना, और दिन भर में 30 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया पर समय नहीं बिताना। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए डर को हराना ज़रूरी है। हमें किसी भी समस्या को मौका समझकर उसकी ओर देखना चाहिए। अगर हमने इस प्रतिजैविक पता के नज़रिए को विकसित किया तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपना इकिगाई ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह इस किताब का आखिरी पार्ट था। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस किताब के बाकी पार्ट्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और बेहतरीन किताब के हिंदी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।